हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11, द चैप्टर नेम इज रोटेशनल मोशन। और जो टॉपिक है आज का इट इज कंबाइंड मोशन। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन के बारे में बातें सिखा दी। अब जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं, उनके लिए आपको कंबाइंड मोशन के बारे में पता होना पहले जरूरी है, उसके बाद ही वो आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो कंबाइंड मोशन में क्या है, जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन एक साथ करती है तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड मोशन। ये रोटेशनल मोशन का बेसिक्स है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि रोटेशनल मोशन मैकेनिक्स का वैसे भी लास्ट पार्ट है और यहाँ पर जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है सारी की सारी इस चैप्टर में डाल दी जाती है। जितने भी पैरेलल क्वेश्चन आप बना सकते हो, इनफिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर पे बनाए जा सकते हैं और उनके लिए आपको कंबाइंड मोशन के बारे में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है भाई? तो कंबाइंड मोशन में हम किस तरह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, किस तरह से किसी पार्टिकल का हमें वेलोसिटी पता करना होगा। कंबाइंड मोशन में बॉडी के किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका लीनियर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम, ये सारी बातें अगर हमें निकालनी नहीं आती हैं तो न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं होंगे रोटेशनल मोशन के। तो टॉर्क पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, एंगुलर मोमेंटम पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बच गए हैं जिनके लिए कंबाइंड मोशन का पता होना आपको पहले जरूरी है। तो पहले कंबाइंड मोशन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम वापस से टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करेंगे रोटेशनल मोशन में। ठीक है? पुली, मैसिव पुली के क्वेश्चंस होंगे, उसमें ब्लॉक कनेक्ट होगा मैसिव पुली के थ्रू और उनका एक्सेलरेशन निकालना होगा हमें, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कंबाइंड मोशन के बारे में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, कंबाइंड मोशन क्या है वो समझते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है, या आपके पास एक स्फीयर है, इस तरह से भी आप मान सकते हो। अब रॉड क्या है, घूमते हुए आगे बढ़ रहे, जैसे पेन है और पेन इस तरह से घूमते हुए आगे बढ़े, देखो एक तो अपनी जगह पर घूमे इस तरह से, ये प्योर रोटेशन है, या फिर ये आगे बढ़े तो ये प्योर ट्रांसलेशन है। लेकिन घूमते हुए जब आगे बढ़ती है चीज तो इसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन। इसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। तो अब इसमें क्या होगा, कंबाइंड मोशन में होता क्या है एक्चुअली, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो एक इसी पाथ पे मूव करता है, जैसे स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, या सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, या पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा, इस तरह से। और जो बॉडी है पूरी वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगी, यानी बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो बच गए वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे और सेंटर ऑफ मास को क्या करेगा, अलग से मोशन करेगा, एक्स्ट्रा मोशन करेगा। तो मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास v स्पीड से आगे बढ़ रहा है और बाकी सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ओमेगा स्पीड से। तो ये पेन इस तरह से घूमते हुए आगे बढ़ेगा। या इसके अलावा अगर हम देखें तो अपना कोई स्फीयर आपने ले लिया, कोई डिस्क ले ली, या कोई सिलेंडर ले लिया, तो उस केस में उसका क्या होगा, जब ये आगे बढ़ता है तो आप ध्यान से देखोगे, अगर जब ये रोल करता है, कोई पहिया जब रोल करता है तो किस तरह से मोशन होता है, केवल सेंटर ऑफ मास को अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर पूरे पहिए को ना देखें, जब सेंटर ऑफ मास को देखें, जब पहिया आगे बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास कुछ देर पीछे यहाँ पे रखना, मतलब ये केवल इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है v, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। और बाकी पूरी बॉडी जो है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करती है। तो पहिया इस तरह से घूमते हुए आगे बढ़ता है ऐसा। ठीक है भाई? तो कंबाइंड मोशन में क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी इजी पाथ पर मोशन करता है और पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है भाई? तो इन कंबाइंड मोशन the center of mass of body
moves on a easy path, जैसे like straight, circular, parabolic, etc. ठीक है। कंबाइंड मोशन में जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो एक इजी पाथ पर मोशन करता है। वो इजी पाथ स्ट्रेट लाइन, 99% केसेस में तो आपका स्ट्रेट लाइन ही हो, कुछ में सर्कुलर हो सकता है, किसी एक आदमी पैराबोलिक आपको मिल जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन बनेंगे तब होगा ऐसा, वरना आपको 95 से 99% स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन कर रहा होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है। एंड बॉडी रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ और पूरी बॉडी को देखो तो आपको पूरी बॉडी केवल घूमती हुई नजर आएगी, रोटेशन करती हुई नजर आएगी। अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठकर ऑब्जर्व किया जाए पूरी बॉडी को तो सिर्फ बॉडी क्या करती हुई नजर आएगी, रोटेशन करती हुई नजर आएगी। और अगर ग्राउंड से देखें तो सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है और पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन कर रही है। अब इस केस में अलग अलग पार्टिकल्स का हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, किस तरह से निकालेंगे एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, सारी बातें हम करेंगे इस चैप्टर में बहुत डिटेल में। आपको बस ध्यान देकर सुननी है पूरी बात, बहुत इजीली आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। भाई क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब हम करते किस तरह से हैं, इस मोशन को डिफाइन किस तरह से करेंगे इजीली। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा कंबाइंड मोशन को दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ना है। एक तो आपको सेंटर ऑफ मास के मोशन को पढ़ना है अलग से, और प्लस बॉडी के रोटेशन मोशन जो कि अबाउट सेंटर ऑफ मास हो रहा है वो आपको पढ़ना है प्लस में। यहां पर हम एक तरह से ये बात पढ़ेंगे और ये सभी में लागू होगी। हर क्वांटिटी जो भी आप किसी पार्टिकल की निकालने वाले हो इस कंबाइंड मोशन में, कंबाइंड मोशन का मतलब हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी प्लस मोशन ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये आपको पूरी बात ध्यान रखनी है। बस इन्हीं दो बातों से आपकी पूरी जो कंबाइंड मोशन की थ्योरी है वो आपको बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यानी जब भी हम कंबाइंड मोशन की बात करेंगे तो हम मोशन को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक तो हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, दो बातें, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और सब जितनी भी क्वांटिटीज हम निकालने जा रहे हैं सबके लिए वैलिड रहेगा, बस वेक्टर फॉर्म में करना होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट हम। पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर हम निकालेंगे वेलोसिटी, फिर हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। ऐसे आगे बढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की हम बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए तो हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन कंबाइंड मोशन। तो देखिए पूरी बात को बढ़िया तरह समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन कंबाइंड मोशन आपको किस तरह समझना है। देखिए अगर हम किसी डिस्क या व्हील, एक पहिया है आपके पास, व्हील है जो कि आगे की तरफ रोलिंग मोशन कर रहा है, रोड पे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखें, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है ना। तो सेंटर ऑफ मास किस पे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। देखिए हमेशा सेंटर ऑफ मास का मोशन आप ध्यान से देखो कैसा है, स्ट्रेट पाथ पर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। ये तो हो रहा है, सेंटर ऑफ मास तो हमेशा एक ही लाइन पे पाया जा रहा है। तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो स्ट्रेट पाथ पर है और वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़े जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़े जा रहा है। कौन, सेंटर ऑफ मास किसका, पहिए का, या डिस्क मान लो इसको आप, या स्फीयर मान लो, सभी केसेस में आपको यही करना है कि नहीं। यही तो हो रहा है, एक फिक्स स्पीड से आगे बढ़ रहा है। कौन, सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, है ना, और पूरी बॉडी जो है वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो रही है, घूम रही है आगे की तरफ। ऐसे तो हो रहा है। तो अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखें तो सेंटर ऑफ मास तो आपका एक स्ट्रेट पाथ पर आपको चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर किसी और पार्टिकल की हम बात करें तो उसका मोशन इतना इजी नहीं है। उसमें दो प्रकार के मोशन होंगे, उसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लिया नीचे बॉटम पॉइंट, तो कुछ देर बाद यहां पर आएगा। देखिए इसका मोशन ध्यान से देख किस तरह का होगा, इसका मोशन देखा जाए तो, है ना। थोड़ा दूर बना दिया मैंने इसको, इस तरह से मान लीजिए ये मोशन होगा किसी पार्टिकल को। अगर हम ध्यान से देखें बॉटम वाले पार्टिकल को, तो इस प्रकार से मोशन कर रहा है ये, है ना। किसी इंस्टेंट यहां था, फिर यहां पहुंच गया, ऐसे करके यहां मान लीजिए, और फिर फाइनली यहां पर आ गया। इस तरह से इसका मोशन हुआ, है कि नहीं। तो जो बॉटम वाले इस तरह से, आप ध्यान से देखो इसको, ऐसा तो किस तरह से मोशन होगा इसका, इस तरह से आगे बढ़ रहा है ये, ऐसा ऐसे करके, ये फिर ऐसे पहिया घूमता जा रहा है, और ये पॉइंट अजीब से पाथ पे मोशन करेगा। और ये पाथ कॉम्प्लेक्स पाथ है, कोई नॉर्मल पाथ नहीं, इजी पाथ नहीं, ना तो स्ट्रेट लाइन है ना पैराबोला है, एक कॉम्प्लेक्स पाथ हो गया ये कैसा पाथ हो गया भाई, एक कॉम्प्लेक्स पाथ हो गया। अब हमसे पूछता है, मान लीजिए बॉटम वाला पार्टिकल का इसका जो डिस्प्लेसमेंट है किसी इंस्टेंट कैसे निकाला जाए। इसका तो बहुत इजी है निकालना, सेंटर ऑफ मास का तो बहुत इजी है। बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन थोड़ा अजीब टाइप का होगा। अब मान लीजिए अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, है ना, तो ये किस तरह से मोशन करेगा आपका, ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा, ऐसा, है ना, और इसके बाद फिर वापस चला जाएगा यहाँ पर, इस तरह के मोशन होंगे इनके। तो जो बाकी वाले पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये बाकी पार्टिकल किस तरह का मोशन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मोशन कर रहे हैं। अब इनमें दो प्रकार के मोशन है। अगर इस पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के पास दो तरह के मोशन है। एक तो बॉडी आगे बढ़ रही है, ट्रांसलेशन तो इसके पास है ही, ट्रांसलेशनल मोशन तो इसके पास है ही, साथ के साथ इसके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल वेलोसिटी भी है, इसके अबाउट घूम भी तो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो प्लस करेंगे हम, क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है वो इसको देंगे, और प्लस जो पॉइंट है हमारा उसका डिस्प्लेसमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ गया। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो किस पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। और जब सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ मास के साथ साथ ये भी आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेट पाथ पर भी घूम रहा है। तो इसके पास दो तरह के मोशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सेंटर ऑफ मास के पास केवल एक प्रकार का मोशन है, कौन सा, केवल ट्रांसलेशनल। तो सेंटर ऑफ मास का सबसे आसान होता है मोशन ऑब्जर्व करना पूरी बॉडी में। बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मोशन करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें मेन डिस्कस करना है। सेंटर ऑफ मास तो हमें दिख ही रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है। ये सारा हम रॉड वाले केस में देखें तो रॉड वाले केस में भी आपको यही करना होगा जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आपके रॉड या मेनली डिस्क पे ही आते हैं, व्हील पे ही आते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये इस तरह से ओमेगा पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, और सेंटर ऑफ मास आपका वीसीएम से आगे बढ़ रहा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से निकालना है वो आपको ध्यान देकर समझना है। तो इस पूरे पाथ की कैसे इक्वेशन निकाली गई है ना, कैसे हम किसी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल का, वो आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। चलिए भाई, तो समझने की कोशिश करते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फिर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, जैसे कि मैंने आपको कहा था किसी भी पार्टिकल का अगर आपको कुछ भी कंबाइंड मोशन में किसी भी पार्टिकल के बारे में समझना है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन प्लस पार्टिकल का मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास आपको करना है अलग अलग, और फिर दोनों को ऐड कर देना है आपस में। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारी मान लीजिए बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास आपका VCM स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और जो पार्टिकल है सारे के सारे पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास पे बैठकर देखें तो पूरी बॉडी में सिर्फ रोटेट करती हुई नजर आ रही है, जबकि ग्राउंड से देखें तो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट
रोटेट करती हुई हमें नजर आ रही है ना। चलिए अब ऐसा करते हैं, मेरी बात ध्यान समझना क्या कहने जा रहा हूं, फिर इसके हम वैल्यू लेके भी सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। मान लीजिए किसी इंस्टेंट ये ओरिजिन है आपके पास, ठीक, ये आपकी ओरिजिन है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा दे रखी है और सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी आपको वीसीएम दे रखी है। अब अगर हम ध्यान से देखें आफ्टर टाइम टी, अब यहाँ टी बराबर 0 है और आफ्टर टाइम टी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको ध्यान से समझना है। देखिए अगर हम कोई पार्टिकल यहां से देखें, इस जगह से यहां पर एक पार्टिकल हमने ऑब्जर्व किया, तो पार्टिकल देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास देखें तो कहां पहुंच जाएगा, सेंटर ऑफ मास तो आपका आगे की तरफ मोशन कर ही रहा है। तो इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल के पास एक तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास वाली तो है ही, जैसे अगर हम किसी बस में हैं तो जो बस की वेलोसिटी है वो तो हमारे पास है ही, और बस में अगर हम अलग से मोशन कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी हमारे पास अलग से है। विद रिस्पेक्ट टू बस भी अगर हम चल रहे हैं तो बस के अलावा है, तो ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के साथ तो आगे बढ़ेगा ही, पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूम रहा है। तो इसके पास दो मोशन है, एक तो लीनियर ट्रांसलेशन और एक रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। यही तो कहानी है भाई। तो किसी टाइम टी के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टी, जैसे यहाँ भाई इसकी स्पीड क्या है वीसीएम, तो किसी टाइम बाद सेंटर ऑफ मास आपका आगे बढ़ जाएगा और किसी टाइम बाद आपका जो सेंटर ऑफ मास है आपने मान लिया ये यहां पर पहुंच गया। अब सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी, हम जानते हैं जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस कवर करेगा वो तो वीसीएम मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास किस पे चल रहा है, एक लीनियर पाथ पे मोशन कर रहा है, और लीनियर यानी ट्रांसलेशनल पाथ की जो डिस्टेंस आती है अगर एक्सेलरेशन ना हो तो उस केस में क्या आती है भाई, यहां पर आपका एसीएम 0 है, ध्यान रखना आपको एक्सेलरेशन नहीं लिया है मैंने सेंटर ऑफ मास का, हमने अभी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का नहीं लिया। अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तब भी हम निकाल देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो अगर हम अभी एक्सेलरेट सेंटर ऑफ मास का 0 मान ले और अल्फा भी हम क्या मान ले 0 मान ले, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है बॉडी में और लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है एक ही स्पीड से। तो जाहिर सी बात है जो ये इसको हम 0,0 मान लेते हैं, इस पॉइंट को भी, ये ओरिजिन है आपके पास 0,0, तो कुछ देर बाद t बराबर t पर जो आपका स्फीयर है वो आगे बढ़ जाएगा सड़क से, इतनी दूर आगे बढ़ गया होगा, जाहिर सी बात है, और उतने ही टाइम में पार्टिकल घुमा भी तो होगा। तो ये पार्टिकल मान लीजिए आपका आगे तो बढ़ ही रहा है, ये वाला पार्टिकल इतना आगे तो जाएगा, लेकिन ये जो रोलिंग कर रहा है इस तरह से देखिए, है ना, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन कर रहा है तो आपका पार्टिकल घूम जाएगा। अब अगर इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो हम जानते हैं टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी एंगुलर डिस्टेंस वो हो जाएगी आपकी, मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां पाया गया, लीनियर डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ओमेगा मल्टीप्लाई टाइम। तो इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो सर्कुलर पाथ पे घूम गया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए, सेंटर ऑफ मास से देखा तो हमने पार्टिकल मान लीजिए टाइम टी में इतना घूम गया, और चूंकि सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ा है तो पार्टिकल आगे तो बढ़ेगा ही साथ साथ, ये तो कहानी है। तो अगर हम इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है भाई, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किस प्रकार से निकाला जाएगा वो आप ध्यान से देखो जरा। किसी इंस्टेंट ये मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं x, अच्छा ओरिजिन तो यहां पर है तो इसे हम मान लेते हैं x1 और y1, x y तो आपके कोऑर्डिनेट यहां से निकलेंगे, और ये है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो ये होगा इस तरह से, है ना, पार्टिकल यहां पर है इस समय, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इतना है जो मैंने आपका बना दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में। ये इनिशियल पोजीशन कहां थी पार्टिकल की, यहां पर थी, और फाइनली पार्टिकल कहां पे पाया गया, ये मान लीजिए पूरा घूम गया इस तरह से, है ना, घूमते हुए पहिया आगे बढ़ गया, तो इस तरह से कुछ यहां पर हमारा पाया गया, ये पार्टिकल इस तरह से घूम के आ गया यहां पर टाइम टी के बाद। तो इस पार्टिकल ने दो प्रकार के मोशन किए, एक तो करा
सर्कुलर मोशन जिससे उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया ओमेगा टी, है ना, और एक ट्रांसलेशनल मोशन किया जिससे उसके पास आ गया VCM इंटू टी डिस्प्लेसमेंट। तो इस पार्टिकल के पास दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दिस प्लस दिस, जो मैंने बना दिया आपका। अब इनका हम कर लेंगे वेक्टर सम और हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो जो पार्टिकल है अपना, उसकी जो अभी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो अगर हमें निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो ओरिजिन से कितना x वो आगे बढ़ गया, देखें ध्यान से। तो ये तो आपका VCM इंटू टी है, सेंटर ऑफ मास आपका VCM इंटू टी के बराबर आगे बढ़ गया और पार्टिकल कुछ पीछे भी आ गया लौट कर इतना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो x के अलोंग बचेगा वो आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो आप, VCM मल्टीप्लाई टी माइनस x1। भाई देखो इतना तो आगे गया और प्लस घूमने की वजह से वापस पीछे आ गया इतना, इस तरह से बढ़ रहा है ना आगे। तो मान लीजिए ऐसे घूमा, इस तरह से घूमा तो कुछ तो आगे बढ़ गया डिस्टेंस और कुछ आ गया वो पीछे की तरफ इतना। तो VCM इंटू टी माइनस x1, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, किसका, पार्टिकल का। अलोंग x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का आ गया भाई अपने पास कितना, VCM मल्टीप्लाई टी माइनस x1, है ना। x पे कितना मूव कर गया पार्टिकल, ये x एक्सिस कह रहा हूं। तो VCM मल्टीप्लाई टी और माइनस, अगर हम x1 को ध्यान से देखें तो ये थी आपकी रेडियस r, मान लेते हैं जो हमारा पहिया है उसकी रेडियस क्या है भाई, r है। तो अगर ये पूरी r थी आपके पास तो ये भी आपके पास r होगी। और इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें, केवल इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो यहाँ r है, यहाँ आपके पास ओमेगा इंटू टी है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो डिस्टेंस है आपके x1, भाई इनिशियल क्वेश्चन ये थी पार्टिकल की, सामने तो था सेंटर मास की, फिर वो ऐसे घूम गया ओमेगा टी एंगल से, क्योंकि ऐसा हो रहा है रोटेशन आपका, जैसे मैंने सेंस बना रखा है। तो x1 तो आपके पास आ जाएगा r sin ओमेगा टी, भाई ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो r sin ओमेगा टी। और जो y1 आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका y1 है और ये आपका x1 है। तो y1 आपका आ जाएगा r cos ओमेगा टी, क्योंकि y1 के साथ एंगल बन रहा है इसमें। तो y1 हो गया बेस, r हो गया हाइपोटेनस, x1 हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो ये साइन और cos के रिलेशन से मैंने निकाल दिया सिंपली। तो VCM इंटू टी नेट डिस्प्लेसमेंट अबाउट अलोंग x एक्सिस जो आएगा इस पार्टिकल का, नीचे वाले पार्टिकल का, पार्टिकल P नाम रख लेते हैं इसका, है ना। तो पार्टिकल P है ये आपका इस समय यहाँ पर, इस पोजीशन जो है इसकी। तो x1 क्या आ गया भैया, r sin ओमेगा टी। माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि एक आपका पीछे की तरफ है और एक आपका आगे की तरफ है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, VCM इंटू टी इतना आगे गया पार्टिकल, मान लीजिए यहां से यहां पहुंच गया, फिर वो घूम के वापस भी आ गया, इतना कम वापस कर दें इसको। तो करा कैसे, मैंने कुल मिलाकर क्या किया है, पार्टिकल का भाई सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट प्लस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस हो गया है, अगर वो सेम डायरेक्शन में होता तो हम प्लस कर देते। ये तो करा हमने। अगर हमें पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट प्लस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करता है इतना और पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट चल रहा है इतना x1। अब चूंकि अगर x1 देखा जाए तो पीछे की तरफ है, इसकी क्वेश्चन यही तो है, x1 तो आपका पीछे की तरफ है और जो VCM टी है वो आगे की तरफ है, इसे दोनों को माइनस कर दिया गया है, वापस पीछे आ गया ना। ये डिस्टेंस माइनस ये करूंगा तो अपने आप ये x निकल आएगा, तो अलोंग x एक्सिस ने मूव किया होगा, तो यहां से तो आपका x निकल आएगा बिल्कुल इजीली, है ना। और अगर हम y के अलोंग देखें तो y के अलोंग कितना हुआ मोशन, अगर ओरिजिन से, इस ओरिजिन से देखा जाए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको x, y मान रहे हैं पॉइंट को, ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन यहाँ पे थी वो आगे बढ़ गया पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको x, y पॉइंट मानते हैं तो ये आपकी x रहेगी जो मैंने बनाई है अभी। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं x, y जो भी इस समय है, और y क्या है, माइनस y नीचे की तरफ है तो माइनस y बाद में लगा लेना, ठीक है। x, क्या है भाई पॉइंट, पॉइंट आपका माइनस y, ये ओरिजिन है आपके पास जो दिख रही है ओरिजिन ये, ठीक है। मैं भी क्वेश्चंस वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो बहुत इजीली आपको बात समझ में आ जाएगी।
तो इसके हिसाब से देखा जाए तो x दूरी ये है जो आगे बढ़ गया पार्टिकल, इतना दूरी, ये x दूरी कवर करिए पार्टिकल। तो भाई जो x डिस्टेंस कवर हुई है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां पर है, तो ये हो गया आपका x डिस्टेंस, है ना। ये तो हमने बहुत इजीली निकाल दिया ये पूरा, और माइनस दिस आ गया आपके पास। अब अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये है आपका y के अलोंग, है ना। तो अगर हम करते हैं अलोंग y एक्सिस, जो मैंने ट्रायंगल नीचे बनाया था, सॉल्व किया था, वो मैंने मिटा दिया गलती से। तो आप ध्यान से देखें आगे, तो भाई जो हमने निकाला था y, तो अपना जो कोऑर्डिनेट है ये वो माइनस y है। तो अगर माइनस y देखा जाए तो माइनस y किसके इक्वल है, सीधे y1 के इक्वल है ना। और y1 किसके इक्वल आया था, कोऑर्डिनेट अपना माइनस y है ना। तो माइनस y अगर हम देखते हैं तो किसके इक्वल है भैया, y1 के इक्वल है। ये माइनस तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ था। तो माइनस y इक्वल टू y1, y1 आपका आया था r cos ओमेगा t, इस हिसाब से y आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट माइनस r cos ओमेगा t, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस r cos ओमेगा t। तो इस तरह से आपके x और y कोऑर्डिनेट निकल गए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब पार्टिकल है कहां पर इस समय। अगर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें तो पार्टिकल यहां था और अब यहां पर है। तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखा जाए तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर ri, और अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर देखें तो ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोल देंगे rf वेक्टर। हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है भैया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आपके पास, x, माइनस y पॉइंट है ना, तो इसी में i कैप लगा लेते हैं। तो x i कैप माइनस y j कैप, x तो हो गया आपके पास i कैप और माइनस y j कैप, ये हो गया आपके पास फाइनल पोजीशन वेक्टर, x i कैप माइनस y j कैप। और माइनस कर लेते हैं तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था आपके पास, 0, r, तो 0 i कैप माइनस r j कैप। जीरो खत्म कर दो, उसको हटा दो, एक्स आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर माइनस वाई कर देते हैं जे कैप। ये है पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, जहां पर एक्स और वाई मैंने ऊपर निकाल दिया, आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर लेनी है। तो इस तरह से किसी भी पार्टिकल का आप बहुत इजीली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इसमें करना क्या है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्स, अगर सेंटर ऑफ मास एक्स पे चल रहा है तो x वाला जब आप निकालोगे पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ मास कहां पर है, माइनस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना घूम गया, कितना डिस्प्लेस हो गया पीछे की तरफ, वो कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब अगर ऐसे घूम रहा है तो पीछे आएगा, हो सकता है ऐसे घूमे स्फीयर, अगर ये ऐसे घूम रहा होता तो पॉइंट और आगे होता है, इससे आगे तो बढ़ता ही, और प्लस ये ऐसे घूम रहा होता तो यहां कहीं होता पॉइंट थोड़ा सा और आगे होता, इसको हम प्लस करते हैं उस केस में। अभी ऐसे घूम रहा है की तरफ, ठीक है, बिना टच कराए। मान लीजिए आपने सेंटर ऑफ मास से किसी पहिया आपके पास और आपने बीच में से रॉड घुसा दी उसके सेंटर ऑफ मास में से, ठीक है, पहिए के इस तरह से पकड़ लिया पहिए को और उसको आप आगे की तरफ लेके जा रहे हो, और ऐसे आपने उसे रोटेशन भी करवा रखा है, आगे भी ले जा रहे हो, रोटेशन भी हो रहा है उसमें इस तरह से, है ना। तो उस केस में आपके पास ये आंसर आ गया। अब अगर हम वैल्यू लेके करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, हम वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, स्फीयर के लिए भी कर सकते हैं, रॉड के लिए भी बात वही पड़ेगी, ठीक है। आपके पास एक रॉड है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है 0,0, t बराबर 0 पे ऐसा था, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी दे दी हमने, मान लीजिए वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास यहां पर एक पॉइंट P है, पॉइंट P है, और बॉडी घूम रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो ओमेगा आपको दे रखा है
वो है π/4 रेडियन पर सेकेंड, π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको करना क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P with respect to origin, with respect to origin after t is equal to 2 seconds, and also displacement of point P also find। ये हो गया आपका क्वेश्चन। भाई समझ आ गई बात? तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको दे रखी है क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्या सिस्टम होगा इसका आगे की तरफ। चलिए देखते हैं तो क्या सिस्टम बैठेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए आपका टाइम, हाँ इसकी रेट जो लेंथ है ना, लेंथ और ले लें, क्वेश्चन में लेंथ देना मैं भूल गया। जो रॉड है उसकी लेंथ आपकी 2 मीटर है। रॉड की लेंथ क्या है भाई, 2 मीटर। ये भी क्वेश्चन में गिवन था, मैं देना भूल गया था, अभी क्वेश्चन कर ले। लेंथ हो गया आपके पास 2 मीटर, ठीक है। तो होगा क्या, पहले आप ध्यान से देखो। मान लेते हैं t सेकंड बाद रॉड घूमते घामते इस जगह पर आ गई, कुछ तिरछी भी हो जाएगी भाई। देखिए घूमी तो रही है ऐसे 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 करते हुए आगे बढ़ी है ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। मान लीजिए तिरछी हो गई यहाँ पर आते हुए, कुछ इस तरह से होगी रॉड आपकी, है ना। ये ऐसी होगी। ये है आपका पॉइंट P, जो यहां कहीं था पहले स्टार्टिंग में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस कवर कर गया भाई। सेंटर ऑफ मास तो सेम ही स्पीड से मूव कर रहा है, वो थोड़ी ना चेंज करेगा अपनी वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 × 2। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ये t = 2 सेकेंड पे है। और यहां पर जो एंगल कवर होगा ये हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू टी। कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा आपके पास ये। अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर लें और एक इस तरह से ड्रॉ कर लें, ऐसा दिख रहा है आपको। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं हम y1, पिछली बार की तरह जैसे मैंने बताया था आपको। तो जो पॉइंट P है अपने पास इस समय, चलिए तो आप पता कर लेते हैं भाई x1 और y1 की वैल्यू कितनी आएंगी, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड था। x1 y1 जब आपका निकल आएगा तो ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, -y, नीचे की तरफ है ना, ये ओरिजिन इससे नीचे आ रहा है इसलिए x, -y कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं x की। देखिए x कितना है, ये ओरिजिन है, इतना ही तो होगा x। ये पूरा आपका एक्सियम है, तो x कैसे निकलेगा भाई, एक्सियम सेंटर ऑफ मास का x के अराउंड डिस्प्लेसमेंट और माइनस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। x1 पीछे की तरफ आ गया है तो -x1 कर दिया। वैसे प्लस करते हैं हम, लेकिन चूंकि पीछे की तरफ आ गया है तो वेक्टर सम करना है आपको। सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट है x1, उसका वेक्टर सम करें। तो x1 उल्टी तरफ है, एक्सियम इस तरफ है, तो माइनस हो गया अपने आप। अच्छा एक्सियम कितना है, एक्सियम आपके पास 20 है यहां से। माइनस अगर हम x1 देखें तो x1 ट्राइंगल से देखो आप ध्यान से, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब चूंकि पूरी लेंथ इसकी 2 मीटर थी तो ये 1 मीटर हो जाएगी इतनी लेंथ। ये 1 मीटर ही तो बचेगा भाई ये चीज इतना, ठीक है, तिरछी वाली जो लेंथ है वो। तो अगर ये 1 मीटर आपके पास तिरछी लेंथ जो है, तो और एंगल कहां बन रहा है आपका, यहां बन रहा है ओमेगा टी, है ना। ओमेगा टी कितना आ जाएगा, थीटा। अगर हम ध्यान से देखें, थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपका जो थीटा है वो ओमेगा टी के बराबर है। ओमेगा आपका π/4 है, मल्टीप्लाई टाइम देखें तो 2 सेकेंड है, तो थीटा हो गया π/2। भाई थीटा कितना हो गया, π/2।
थीटा अगर पाई बाई 2 है तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 और यहाँ पे लिख लेते हैं y1, तो x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x1 तो हो जाएगा आपका सीधे 1 इंटू हाइपोटेनस मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी, साइन, और साइन ओमेगा टी कितना है आपका? ओमेगा इंटू टी अगर हम करते हैं थीटा बराबर आता है ओमेगा टी के, और ओमेगा टी सॉल्व करने पर पाई बाई 2 आ रहा है। x1 सीधा आ जाएगा 1 मीटर आपका, अरे x1 कितना आ जाएगा भाई? 1 मीटर। सिमिलरली अगर हम देखते हैं y1, तो y1 आ जाएगा 1 इंटू कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी किसके बराबर है? थीटा बराबर ओमेगा टी, जो एंगल है उसको थीटा बोलते हैं, वो ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 कितना होता है आपका? 0, मतलब y1 तो 0 हो गया, यानी जो आपकी रॉड है वो सीधे ऐसे हो गई है इस केस में। मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था एंगल कितना बन रहा है, इसलिए मैंने इसको तिरछा बनाया था। हमें मालूम चल गया ओमेगा टी पाई बाई 2 मतलब ये ऐसे बन जाएगी रॉड, इस तरह की रॉड आपको बनानी है, ठीक है। तो फिगर तो आप कैसे बनाओ तो फर्क नहीं पड़ता, अपने सॉल्यूशन से मतलब था, बस क्वेश्चन दे दो, फिगर बना के समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तो केवल आपको बस। तो 20 और x1 की वैल्यू क्या है? 1, तो 20 माइनस 1, तो x क्या आ जाएगा भैया? 19 मीटर आ गया। एंड y की वैल्यू देखें, माइनस में है तो माइनस पहले लगा दो क्योंकि नीचे की तरफ है, और जो आएगा कितना? तो आएगा y1 के बराबर, तो y तो हो गया आपके पास 0। y1 कितना हो गया? 0, मतलब रॉड आपकी जो तिरछी मैंने बनाई है वो सीधे ऐसी है, इस समय ऐसी हो गई रॉड, इस तरह से, ठीक है। रॉड आपकी इस तरह से हो गई। तो कोऑर्डिनेट तो निकला है ओरिजिन के, और कोऑर्डिनेट क्या आ गए भैया? 19,0, ये आपके कोऑर्डिनेट हैं x, y। इस समय x, y क्या आपका कोऑर्डिनेट है जो आपके पास आ गया है 19,0। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, S वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको मैंने ओरिजिन माना है। तो भैया देखें, अगर इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखा जाए तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो ये था ऐसा, और फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसा है इसका? इसको हटा दो, मिटा देते हैं, सब जरूरत नहीं है अपने को। ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट जो मैं बनाऊंगा इसको ऐसे। तो RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, RF वेक्टर कितना है भैया? RF वेक्टर जो है आपके पास, RF का मतलब x, y, तो 19 i कैप प्लस 0 j कैप हो गया। और i देखा जाए स्टार्टिंग में तो ये 0,-1 था पॉइंट, कैसे मालूम? इसकी लेंथ 1 थी ना, 2 थी लेंथ, आधी तो 1 बचेगी ओरिजिन से, तो 0,-1 पे था ये, तो ये जाएगा आपके पास -1 इंटू j कैप, तो कुल मिला के 19 i कैप प्लस j कैप, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। अगर इसका आपको मॉड निकालना है तो आप कर दोगे 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81, 9 1 जा 18, 26 और 361 प्लस 1, ये आ गया √362, ये आ गया मॉडल। तो इस तरह से आप बहुत इजीली डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का कंबाइंड मोशन में निकाल सकते हो। कोई रॉड है चल भी रही है घूम भी रही है, कोई स्फीयर है चल भी रहा है घूम भी रहा है, तो आपको इस तरह का ही जो मैंने प्रोसेस बताया आपको फॉलो करना है। क्लियर है भाई? इस तरह का आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो मेन बेसिक फॉर्मूला आपका निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो और देख लेना है आपको, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम देखें तो पार्टिकल ओमेगा टी से होता है डिस्प्लेस, तो x1 ये रहता है और y1 ये रहता है इसका, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो माइनस में अपने आप जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। बाकी तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी किस तरह से आपका सॉल्व हुआ है। ये था भाई डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पे ताकि आपके
ये कंसेप्ट बढ़िया तरह से फीड हो जाए दिमाग में। वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन कंबाइंड मोशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज डिस्प्लेसमेंट पे एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बढ़िया तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपके पास ये डिस्क है, क्लियर है भाई। यहां पर आपके पास एक पार्टिकल है जिसका नाम P है, रेडियस R जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है, मान लीजिए 2 मीटर, क्लियर है भाई। इसके अबाउट ये कर रहा है रोटेट, और क्वेश्चन में ओमेगा आपको दे रखा है π/8 रेडियन पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो दे रखी है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P सेंटर आपका है ओरिजिन इस समय। दो सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो आपको बताना है, क्लियर। आफ्टर टाइम 2 सेकेंड कर लिया। चलिए तो करते हैं इसको। इस बार थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा मैं आपको। जो तरीका है पीछे मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी आप सीख लो। इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें करना क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल with respect to ground S वेक्टर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to ground इसको हम बोल देंगे SCM, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको हम लिखेंगे S पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू CM, S पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू CM। तो हम ऐसा करते हैं, इस बार सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अलग से निकालते हैं और पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं अलग, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम बोल देंगे SCM वेक्टर। अब चूंकि सेंटर ऑफ मास तो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, यानी ट्रांसलेशनल मूव कर रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा सीधे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है, 2 सेकेंड था क्वेश्चन में टाइम मैंने दिया था, है ना। तो ये तो आ गया आपका सीधे सीधे 20, और डायरेक्शन क्या है इसकी, आई कैप प्लस में इस तरफ होगा, तो 20 आई कैप हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास कुछ देर बाद आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला काम का है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस करेंगे। इस फॉर्मूले से आप पिछले वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया।
and displacement of particle with respect to center of mass, ये निकालते हैं तो इसको हम बोलेंगे एस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये कैसे निकलेगा जरा आप ध्यान से देखो भाई। ये मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ मास है, पार्टिकल सिर्फ रोटेट कर रहा है यानी रिवॉल्व कर रहा है along a circular path with respect to center of mass। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठकर इस पार्टिकल को देखो तो इसका जो पाथ है वो सर्कुलर है। कैसा पाथ है भाई इसका? सर्कुलर। आप मान लीजिए इसने टाइम टी में जो एंगल कवर किया वो हो गया थीटा, और थीटा किससे निकलता है भाई? ओमेगा टी से। थीटा इज इक्वल टू क्या जाता है आपके पास? ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पार्टिकल का जो इस समय डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ये है। यहां था पार्टिकल, यहां आ गया है, तो ये निकलेगा कैसे? तो ये तो नया पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, और ये था पुराना पोजीशन वेक्टर किसका? पार्टिकल का। तो इसको बोलेंगे आर आई वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये हो जाएगा आपका आर एफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये तो कहानी रहेगी भाई। ये पूरा क्या हो जाएगा? आर आई, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? आर एफ। यहां पर जो एंगल है ये आपका थीटा है, और थीटा किसके इक्वल है? ओमेगा टी के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहां ये तो आर है, इसका नाम लेते हैं पी डैश, मान लो इसको, ये पी नई पोजीशन हो गई ना पार्टिकल की, पी डैश। ये एंगल थीटा है। अच्छा, ओमेगा टी, ओमेगा आपका π/8 था, और जो टी है वो आपका 2 है, तो ये आ जाएगा π/4। थीटा जो है π/4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं इस y1 और इसको मान ले x1, तो भाई अपने पास जो x1 आएगा ये तो आ जाएगा r sin ओमेगा टी। r तो 2 है, और ओमेगा टी की वैल्यू है sin π/4। sin π/4 होता है 1/√2, तो ये जाएगा आपके पास √2 सीधे सीधे। x1 क्या आ जाएगा? √2। सिमिलरली y1 कितना आ जाएगा? 2 × cos π/4, ये भी आ गया √2। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 रखने के बाद 2 से कटेगा तो √2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, x1 x2 √2 आ गए। ये तो आपके पास RF आ गया, RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर। अगर इसके कोऑर्डिनेट देखे जाए तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिए x1, y1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसी को 0, 0 मान लो, अब सेंटर ऑफ मास को था ना 0, 0 ये, तो x1, y1 है इसके कोऑर्डिनेट्स जो अभी लिखे हैं मैंने, ठीक। p डैश के x1 आप निकाल चुके हो, तो √2i कैप प्लस √2j कैप माइनस, अब अगर ये देखें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो 0, 2 था पॉइंट P, तो आपके पास आएगा सीधे सीधे 2j कैप। क्या आ जाएगा भाई? 2j कैप। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है जो ऊपर लिखा हुआ है, ब्लैक ब्लैक जो लाइन खींची मैंने, ये इसका डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ये तो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मैंने ट्रायंगल से निकाल दिया x1 y1 की वैल्यू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √2 बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस √2j कैप आ गया आपके पास। ये है आपके पास, हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें ऐड कर देंगे इसको, आ जाएगा आंसर। एस पार्टिकल कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो आंसर जो है आपके पास आ जाएगा 20 आई कैप ये, और 20 प्लस √2 तो हो जाएगा आई कैप प्लस √2 1 माइनस √2 जे कैप। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका फाइनल आंसर है। इसका मॉड निकालना है तो आई के मल्टीपल और जे के मल्टीपल का स्क्वायर कर लेना, आपका मॉड आ जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये था तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चन को इजीली। तो आज हमने बात की डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन कंबाइंड मोशन। क्योंकि वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो बाकी जो बची बातें हैं कंबाइंड मोशन की, बहुत सारी बातें भी बच गई हैं, जिनमें हम वेलोसिटी निकालना सीखेंगे पार्टिकल्स की, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की। फिर हम एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और हम काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखेंगे किसी भी पार्टिकल की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंबाइंड मोशन के बचे हुए टॉपिक्स के साथ।